केजरीवाल के आने के बाद किस तरीके से वहां का बजट गड़बड़ाया होगा, क्योंकि सारी चीजें तो मुफ्त में मिल रही है ना आप लोगों को। अगली बार सरकार बदल देना भाई जी, माता जी आपको भी बोल रहा हूं, ये सरकार ठीक नहीं है जो लोगों को मुफ्त में काम करने भी ना दे और मुफ्त का बिजली दे दे, मुफ्त का पानी दे दे, सारी चीजें मुफ्त में, और वहां की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा कितनी खतरे में है। सोच के देखिए वहां पे कितनी स्थिति खराब हो। अन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत माता जी की कुंडली है और नाम तो नहीं बताऊंगा। इन्होंने कहा है कि ये हैं दिल्ली की और ये पढ़ाती हैं अपने स्कूल में, ये प्राध्यापक हैं। उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं ना। हाँ, वाइस प्रिंसिपल हैं ये, इन्होंने कहा। और इन्होंने एक बात कही है कि मेरी कुंडली खुश होकर के देखना। बिल्कुल, सेहत अगर ठीक हो तो थोड़ा अच्छा रहता है, पर अभी ठीक है। परसों दिन से कल ठीक था, कल से थोड़ा ठीक हूँ आज। परसों दिन तो बिल्कुल खराब थी स्थिति। आप अगर इनकी कुंडली देखेंगे तो ये देखिए 6 नंबर लिखा है, जो मूलतः यहाँ की राशि है जो लग्न में बन गई। इसका मतलब क्या होता है? कन्या राशि अगर, हाँ एक बड़ी अद्भुत बात है जो याद पड़ गई अभी यार, मैं बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोलेगा गीता जी के श्लोकार्थ भी बताने वाला हूँ। अगर कोई जातिका और अगर उसकी कुंडली के लग्न में ही सम संख्या की राशि बन जाए, 2 4 6 8 10 और 12, तो समझ जाना चाहिए कि बड़े ही मृदु स्वभाव, शांत चित्त, मन निश्चल, मातृभक्त से युक्त, मातृ और माता के गुणों से भरा हुआ और निश्चल प्रेम का धारण करने वाला है। व्यक्ति सिर्फ अपने ही बेटे को बेटा नहीं मानता, सबके बेटे को अपना बेटा मानता है और सबके पुत्र को पुत्रवत स्नेह देता है। ये एक अच्छी बात है। उससे भी अच्छी बात ये होती है कि जो कन्या लग्न की जातिकाएं होती हैं, अगर मैं सामान्यतः एक बात बताऊं तो कन्या लग्न के जो जातक होते हैं वो अच्छे नहीं होते। मतलब अच्छे नहीं होते इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नहीं होते, मतलब वो थोड़े बदलाव पसंद होते हैं। वो तुरंत बदल जाते हैं, अपनी बात पे डट करके नहीं होते। लेकिन स्थिति ये जातिकाओं की कुंडली में अगर बन जाए कि कन्या लग्न अगर लग्न में बना हो तो ये बड़ा अच्छा होता है। तो लग्न में कन्या राशि का बनना और 5 ग्रहों का जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाना, शुक्र, चंद्रमा, बुध, गुरु और सूर्य। पर वहां पे उतने जितने भी ग्रह बैठे हैं, पहले मैं उसी भाव को बता दूं तो शुक्र 26 डिग्री के, बुध 24 डिग्री के, गुरु 22 डिग्री के, चंद्रमा 22 डिग्री के, गुरु 19 और सूर्य 8 डिग्री के हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र चले जाएंगे। 24 डिग्री पे बुध जो है वो भी पूर्वा फाल्गुनी में ही रहेंगे, चंद्रमा जो है वो पूर्वा फाल्गुनी में रहेंगे, गुरु पूर्वा फाल्गुनी में रहेंगे और सूर्य 8 डिग्री के मघा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब एक बात वहां पे जो समझने वाली है कि वहां पे उस भाव का अधिपति बैठा है। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बता देता हूं, जब बहुत सारे ग्रह बैठे हों और उसमें उस भाव का अधिपति बैठा हो तो ये बात संपुष्ट हो जाती है, पुष्ट हो जाती है कि कम से कम उस भाव को एक सुरक्षा मिल रही है। कम से कम उस भाव को एक सुरक्षा मिल रही है। इसका मतलब ये होता है कि हमें उस भाव से कुछ ना कुछ तो अवश्य प्राप्त हो जाए। मतलब व्यक्ति समाज के लिए, व्यक्ति परिवार के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के दुखों को देख करके कष्ट में जाने वाला, शुश्रूषा का क्षेत्र, सेवा करने का भाव, समाज को कुछ देने के लिए लालायित और हमेशा ही चाहे छुप करके ही किसी न किसी को हमेशा ही सहायता करता रहे, बताए भले नहीं पर सहायता करता रहे, ऐसा भाव होता है। बड़ा ही कोमल, सहृदयता से युक्त और किसी की भी चिरौरी ना करने वाला, हमेशा ही सत्य बोलने वाला, सत्यभाषी और साथ ही साथ किसी के बारे में बहुत ज्यादा उटपटांग
बातें ना करना, इनको पसंद भी नहीं होगा। और क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे 5 ग्रह बैठे और द्वितीय भाव के अधिपति भी वहीं बैठे हैं। अब वहां पे कोई भी ग्रह, इतने सारे ग्रह बैठे हैं और सूर्य के कमजोर होने के कारण, मतलब कमजोर डिग्री में 8 डिग्री के होने के कारण वहां पे सूर्य ने किसी को भी अस्त नहीं करा है। इसका मतलब यह होता है कि 12वां भाव इनका संतुलन में है जरूर, क्योंकि वहां पे उस भाव का अधिपति भी बैठा है जो अनुभव से युक्त है, जो अनुभव से युक्त है। इस वजह से व्यक्ति जो है वो जिम्मेदारी निभाने वाला है। पर एक बात जो और भी समझने वाली है कि यहां पे व्यक्ति के पास कई तरीके से बाहर के लोगों के द्वारा परेशानियां भी उठानी पड़ती है, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो पदाधिकारियों से हो, क्योंकि वो किसी की भी निंदा स्तुति से अपने आप को दूर रखती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करती, जो सामने वाला कई बार सुनना चाहता है, पर उनसे ये बात होती नहीं है। इस वजह से कई बार उनके दुश्मन भी बन खड़े होते हैं। ये इतनी सारी बातें वहां 12वें भाव में दिख रही हैं। 12वें भाव में दिखने के कारण व्यक्ति जो है वो अपने पैरों पर जल्दी ही खड़ा होना चाहता है, स्वावलंबी है, और साथ ही साथ अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी, चाहे कहीं से भी किसी भी तरीके से अपनी नौकरी प्राप्त, कई बार पिता से लाभ मिल जाए बहुत ज्यादा, माता से लाभ मिल जाए, और कई बार पति से भी लाभ मिल जाता है। तीनों कुछ ऐसे लाभ देते देखे जा रहे हैं जो जीवन पर्यंत व्यक्ति जो है वो उसका लाभ उठाते रहता है। और कई बार तो मैं यहां कहूं कि ऐसी स्थिति कि मामा का पक्ष या मातृपक्ष जो होता है वो बड़ा बलशाली हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, छठे भाव के अधिपति यहां भी नीच के हैं और यहां भी नीच के हैं। शनि जो है वो बहुत अच्छे भाव में बैठ रहे हैं, क्योंकि पापक ग्रह का 8वें भाव में बैठना अच्छा होता है, और यहां पे भी वो खास करके तीसरे भाव में ही बैठ रहे हैं। यहां पे भी पापक ग्रह की राशि में पापक ग्रह का बैठना, तो रिसर्च वाला क्षेत्र बहुत अच्छा हो जाता है, मजबूत होता है। गूढ़ और रहस्यमयी चीजों पे चिंतन करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाती है। और दूसरे नंबर पे अगर वो शनि बली हो जाएंगे तो निस्संदेह कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात होगी। यहां भी वो 1 नंबर में ही बैठे हैं। ये शनि ही आपको सब कुछ देने वाला है, जिसकी दशा 2032 से आने वाली है। इन्होंने सवाल पूछा है कि मैं रिटायरमेंट के बाद का जीवन मेरा कैसा रहेगा। अभी तो आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, और यहाँ पे गुरु में बुध चल रहे हैं, और 23 के फरवरी से गुरु में केतु आएंगे। और मैं जहां तक समझता हूं कि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा वक्त 24 से आने वाला है, क्योंकि भाग्येश तब एक्टिव हो जाएंगे जो 12वें भाव में जा करके और भी ज्यादा स्वतंत्र और अच्छे हो जाते हैं। एक बात बताता हूं, मंगल आश्लेषा के हैं अपने रक्त का, अपने पेट के निचले हिस्से का, नाभि का, भोजन का, कॉन्स्टिपेशन का, और कई बार व्यक्ति को बहुत जल्दी तीव्रतम गति से पसीना आने की स्थिति होती है। और कई बार व्यक्ति को पीलिया और पीलिया जैसी बीमारियां होती है ना, जो मुझे तो बताऊं आप लोगों को कितनी बार पीलिया हुई है, भरोसा नहीं होगा आप लोगों को, मुझे हमेशा पीलिया रखती है। और आप लोगों को भरोसा भी नहीं होगा, पर मुझे 5 से 7 बार पीलिया हुआ है। हाँ, और ये जो है वो कई बार कभी जाती ही नहीं है, ऐसा भी होता है। पर ये बहुत गंभीरता से विचार करने वाली है बात कि आपके भोजन पे नियंत्रण वाली जो बात है वही आपको आगे रख देती है। आप जितने ज्यादा संयमित रहेंगे उतने ही ज्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। इस वजह से आपको मसाला, तेल, नमक, हल्दी आदि इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता है। और एक बात बताऊं तो मैं तो समझता हूं कि जो व्यक्ति साधुवत है ना, उसको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जानी चाहिए ताकि वो अपनी साधुता को बरकरार रख सके। नहीं तो अगर मैं इस तरीके के बर्ताव वाला जीवन में नहीं रहूंगा तो मुझे भी शायद वो उस तरीके के तामसिक भोजन की लत लग जाएगी, फिर मेरी साधना में और मेरे पूजा पाठ में एक अलग तरीके का गलत प्रभाव दिखने लगेगा। ठीक यहाँ पे यही बात यहाँ भी दिख रही है। अष्टम भाव नाभि के नीचे का क्षेत्र होता है, यहाँ नीच के शनि बैठे हैं जिसपे गुरु की दृष्टि है। इस भाव के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से कई बार हमें गुदा रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमें उस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे वक्री हैं शनि, 1 डिग्री के हैं, शिफ्ट भी करेंगे तो शनि राहु का प्रभाव होगा। इस कारण से कई बार हमें अपने दाम्पत्य को भी सही तरीके से वक्त देने की बारी होती है एक वक्त पे, पर अभी उसमें कोई विशेषतया परेशानी वाली बात नहीं है। अब बिल्कुल ठीक है। 12वां भाव कंफ्यूज है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाती है। जरा गौर करिए यहाँ कौन कौन बैठे हैं। नवम भाव के अधिपति
और धन भाव के अधिपति, ये दोनों तरीके से इसको कमजोरी मिलेगी, क्योंकि धन व्यक्ति बचा नहीं पाएगा। वो दूसरों को देते रहे, दूसरों के पीछे खर्च करता रहे। हालांकि गलत जगहों पे व्यक्ति का धन कभी भी खर्च नहीं होता है। बुध यहाँ बैठे हैं जो लग्न और दशम के अधिपति हैं। इस वजह से व्यक्ति हमेशा ही सामाजिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूती से दर्ज कराता है, जिससे कि उसको एक ऐसे लेवल पे जाकर के देखा जाता है कि ये सामाजिक और प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापन्न व्यक्ति है। तीसरे नंबर पे चंद्रमा बैठे हैं जो कौन है? धन भाव के बाद लाभ के अधिपति, इनकम के अधिपति, आय के अधिपति धन भाव का संबंध बना रहे हैं। क्यों? किसी भी भाव का अधिपति अगर अपने जन्म स्थान जहां उसकी राशि बनी है वहां से एक घर आगे जाता है तो वो धनदायक हो जाता है। वहां पे जन्म कुंडली में मंगल नीच के बैठे हैं जो इस कुंडली के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, पर वो दारिद्र दोष भी पैदा कर रहे हैं। इस कारण से मंगल की दशा थोड़ी हेक्टिक या मानसिक परेशानी देने वाली, इनकम को कमजोर और रिसोर्स को निगेटिव ले जाने वाली हो सकती है। लेकिन एकादशवां भाव कमजोर जरूर है, पर एकादशवें के अधिपति उससे ठीक एक घर आगे बैठे हैं और एकादशवें भाव पे राहु की दृष्टि जा रही है। एकादशवें भाव के अधिपति पे किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, पर वो कई सारे ग्रहों के बीच में बैठ करके अपने आप को अस्त कर रहा है। सूर्य के साथ बैठ जाने के कारण अपने आप को डिमोलिश कर रहा है। इस कारण से कई बार व्यक्ति की इच्छा देर से पूरी होती है। व्यक्ति की इच्छा देर से पूरी होती है और मेहनत ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। अब चाहते रहें कि मुझे ना करनी पड़े, मैं थोड़ा शांत बीत जाऊं, थोड़ा शांत बैठूं, कोई भी हेडक ना रहे, बिल्कुल निश्चिंतता का एक दौर झेल लूं या उसका आनंद ले लूं, पर ये चंद्रमा नहीं लेने देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप कुर्सी पे बैठते हैं तुरंत आपका मानसिक दबाव आपके ऊपर हावी हो जाता है। और वो इसलिए हो जाता है नहीं कि आप शांत हैं, दरअसल वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप किसी दूसरे को सेवा में या दूसरे की सेवा में या अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करने का भाव तुरंत जागृत होता है। तुरंत ही आपकी जिम्मेदारी आपके सामने आ खड़ी होती है और वो कई बार किसी दूसरे के लिए, हर बार किसी दूसरे के लिए तैयार हो जाती है। ये चंद्रमा कराते हैं और वस्तुतः वो कभी भी आपको शांत नहीं रहने देते, न तो मानसिक रूप से और न ही वैचारिक रूप से। हमेशा ही बनना यहीं से शुरू होता है। उसके बाद वहां बैठे हैं गुरु, जो कौन है? तो आपकी कुंडली के सप्तम और चतुर्थ के अधिपति। इन दोनों भावों के अधिपति का 12वें जाना और सूर्य के साथ बैठना जो कि उनके परम मित्र हैं, गुरु के साथ बैठना जो कि व्यक्ति को एक ऐसे क्षेत्र में कार्य क्षेत्र बना देता है जहां व्यक्ति अपना अनुभव, अपना ज्ञान और अपनी वाणी से लोगों को सुखी बनाता रहता है, उसको देता रहता है, उसको सिखाता रहता है। पर यहाँ पे एक बात और भी होगी कि व्यक्ति कई बार अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा करके बैठा हुआ है। उसके अंदर ऐसे ऐसे तथ्य छुपे पड़े हैं जिसपे अगर लिखी जाए तो एक कहानी शायद बन जाए। एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय व्यक्ति की कुंडली इसे कही जा सकती है, जिसने अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा करके रखी हैं। उसके साथ कौन कौन सी घटना, उसके साथ कैसे कैसे छल, उसके साथ कैसे कैसे प्रपंच और उसके साथ कौन कौन सी दुर्घटना, ये सब व्यक्ति ने छुपा करके रखे हैं। कई बार उसे वो, हालांकि ये जो लग्न जिस तरीके का बना है वो यही बात कहता है कि व्यक्ति के अंदर कोई भी बात छुपेगी नहीं, क्योंकि वो खुली किताब की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता है, पर वस्तुतः उसके अंदर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो दबा बैठा है। ये चंद्रमा के बाद गुरु करा देते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, अपने पति के बारे में ही व्यक्ति कई बार किसी से ना कहे, या व्यक्ति अपने पति के बारे में ही जो जितना उससे प्रेम करे वो पति के सामने प्रकट ना कर पाए। और वस्तुतः तो प्रेम ऐसा ही होता है कि आप बता नहीं पाते, और जब आपको बताने की बारी आती है तो आप कई बार संकोच कर जाते हैं। और वस्तुतः तो एक बात और भी है कि प्रेम बताने की बारी देती ही कहाँ है, देता वो मौका ही नहीं देता ना, क्योंकि जैसे ही आप प्रेम बताने चलते हैं तुरंत ही सामने वाले से और सामने वाले के और आपके भी नेत्रों में छल छला जाते हैं और जल गिरने लगता है। नेत्र में जो है वो भाव का आवेग बढ़ जाता है, आवेश बढ़ जाता है, जो कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ नेत्रों के रूप में ही, नेत्रों में आंसू के रूप में बह निकलते हैं। ये बात यहाँ पे लागू होती है। सप्तमेश, अगर आपकी कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठे हों तो इसे ये कभी भी नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि व्यक्ति का दाम्पत्य खराब होगा।
ऐसा नहीं है। वहां पे एक सूत्र और भी लागू होगी, अगर सप्तमेश वहां अस्त नहीं हो, सप्तमेश अगर शुभग्रह बन के बैठे हों, अगर अपने परम मित्र के साथ बैठे हों और अगर अच्छे अच्छे शुभ ग्रहों के प्रभाव में आते हों, किसी भी पापक ग्रह का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो निस्संदेह ये बात समझ लेने की बारी है कि प्रेम है पर वो बता नहीं रहा, उसको बयां नहीं कर पा रहा है, या फिर वो एडमिट नहीं करता है। ऐसी स्थितियां, और ऐसी ही बारी वो हर बार हर रिश्तों में करता है, चाहे बच्चे के बारे में हो, चाहे बेटी के बारे में हो, चाहे बेटे के बारे में हो, चाहे पति के बारे में हो, चाहे सास ससुर के बारे में हो। दुनिया के जितने भी संबंध हैं उसको वो कभी भी बता नहीं पाता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। क्लियर है? ठीक वही बात अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य तो वहां बैठ करके उस भाव को मजबूती और स्ट्रेंथ दे रहे हैं जहां व्यक्ति के व्यय को, जहां व्यक्ति के पीछे व्यक्ति के पिता के वक्त को नुकसान में होते देखा जाता है, या व्यक्ति का व्यय संतुलित तो होता है, वो गलत जगह पे कभी भी व्यय नहीं करता, पर निसंदेह एक बात बनती है कि यहाँ व्यक्ति के पीछे व्यक्ति के गार्जियन का वक्त लगा है, और व्यक्ति की जो एक होता है ना, जैसे कि इसको क्या बोलते हैं, आरंभ की बात, जैसे उसका जो परवरिश, जो उसका आरंभ है, लालन पालन पोषण, वो बहुत ही प्रेम से हुआ है, बहुत ही संजीदगी के साथ उसके माता पिता ने उसको वक्त देकर के पाला है। चाहे कितने भी कमजोर रहे हों, व्यक्ति की प्रत्येक फरमाइश की बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसकी क्षतिपूर्ति की गई है। ये बात यहाँ पे, तो वो भाव आपका स्पष्ट हो गया। वहां पे कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, इस वजह से वो भाव थोड़ा ठीक ठाक है। अगर उतने सारे ग्रह होते और अस्त होते तो निस्संदेह आप शिक्षिका नहीं बन पाती, और निस्संदेह आपका भाव प्रभाव में नहीं रहता, या फिर आप संतुलित नहीं रह पाती। व्यक्ति दिमाग से कभी भी जो है वो शांति खोजता ही नहीं, वो आराम कुर्सी पर बैठने के बारे में कभी विचार करता ही नहीं। वो ये नहीं सोचता कि मुझे थोड़े से सुकून के वक्त मिल जाएं जिसमें मैं अपने परिवार को वक्त दे सकूं, वो कभी भी ढूंढता ही नहीं, क्योंकि उसको अपने आप में ही उलझा हुआ रहना अच्छा लगता है। क्योंकि परम शांति का जो भाव है वो बिल्कुल ही विक्षिप्त नहीं है। हाँ, वो थोड़ा बहुत बेचैन आपको इसलिए रखता है क्योंकि वो परम शांति का भाव है, वहाँ व्यक्ति बिल्कुल ही निर्लिप्त हो जाता है, बिल्कुल ही निवृत्त हो जाता है, उसका कोई भी कर्तव्य नहीं होता। लेकिन अगर वहां पे वो भाव परेशान होता तो निस्संदेह वो कष्टकारी हो जाता, परंतु वो भाव कष्टकारी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे सारे के सारे ग्रह एक्टिव हैं और सारे अपना 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 काम कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो गुरु हो जो आपको धार्मिक बना रहे, चाहे वो सूर्य हो, चाहे आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य की स्थिति वहां बैठी हो, चाहे आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु की स्थिति बनी हो, चाहे वो शुक्र और बुध की स्थिति बनी हो, वो सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बिल्कुल साधे हुए हैं। अब आगे बढ़ता हूं। धन इस कुंडली में बचा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, पर गलत जगह पे धन नहीं खर्च होगा। पराक्रम भाव के अधिपति नीच के हैं जो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। मंगल की दशा में विशेष सावधानी की आवश्यकता होगी, जो 28 के नवंबर से लेकर के 29 के अक्टूबर तक चलेगी। उस दशा काल में अपने पेट और अपने बड़े भाई, अपने बड़े लोगों से संपर्क आपको अच्छे तरीके से, उन लोगों के नुकसान होने का खतरा कई बार बढ़ेगा, और कई बार जो है वो आपको भी अपने स्वास्थ्य पे विशेष ख्याल रखना। तब तक तो आपकी अवस्था भी मैं समझता हूं हो चुकी होगी। सुख भाव के अधिपति का 12वें जाना और शनि का जो है वो उससे पंचमस्थ जाना। गुरु ने शनि को देखा है तो चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु और पंचम और छठे भाव के अधिपति शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को दुश्मनों से और व्यक्ति के जीवन में पति से, इन दोनों से कभी कभी दूरी भी पैदा होती है, वैचारिक मतभेद बनते हैं। हालांकि उसकी स्थिति बहुत बार नहीं होगी, लेकिन हाँ, माता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोरी के साथ आगे बढ़ता है, ये बात भी देखी जा सकती है। व्यक्ति कई बार घर पे रहने के बावजूद भी कई बार वक्त नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका डेली रूटीन इतना ज़्यादा व्यस्त होता है कि ये भाव खाली हो जाता है। अब जरा गौर से देखें तो ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये कमजोरी है। हालांकि ठीक है, ये खाली, ये खाली, बहुत सारे ग्रह तो खाली है ना, खाली 1, 2 और 3 ही घर में सारे ग्रह बैठ गए। ऐसी स्थिति में इस कुंडली को एक अलग तरीके से देखना चाहिए, जैसे पंचम भाव और छठे भाव के अधिपति का नीच का होना। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जितना रिकॉग्निशन उसको मिलनी चाहिए, जितने का वो हकदार है, उतना नहीं मिलता। हालांकि उसको कई बार सामने वाला उसका जबरदस्त विरोध करना चाहता है, चाहे उसके कलीग हो, चाहे उसके बड़े लोग हों, विरोध करना चाहते हैं, पर उसकी विद्वता, उसके अनुभव, उसके ज्ञान और उसके गुणों के आधार पर उनको उसका अधिकार देना ही पड़ता है।
ये आपकी कुंडली में यहां से देखा जा रहा है, ये यहां से देखा जा रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में बैठे हैं ना, उस अवस्था में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि का, विचारवान, गुण संपन्न, गुणकारी, अनुभवी, श्रेष्ठ और साम्रांत होता है। और ये किसी भी तरीके से व्यक्ति को कमजोर नहीं बनने देता, बहुत ही कुलीन और सभ्य बना देता है। अच्छी वाणी का रखने वाला और व्यक्ति मर्मज्ञ होता है, नीति का जानकार और संवेदनाओं से भरा हुआ होता है और किसी के भी तकलीफ को देख नहीं सकता। सबसे पहले तो वो बुद्ध से प्रभावित है और दूसरे नंबर पे परिवर्तन उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। वस्तुतः उसको जीवन में करना पड़ता है पर उसको पसंद नहीं है। हालांकि वो कुछ दिन के बाद उस स्थिति में ढल जाता है क्योंकि उसका अनुभव उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन वो वस्तुतः पसंद नहीं करता, वो एक ढर्रे पे चलना चाहता है। क्लियर है? सप्तम भाव के अधिपति के बारे में मैंने बताया, एडमिट ना करना और कुछ भी कर लेने के बाद में पश्चाताप कर लेना और प्रायश्चित के तौर पे धार्मिक कृत्य और पुण्य कर लेना, ये भी बात यहाँ देखी जा रही है। व्यक्ति को कोई भी व्रत करने को कह दीजिए, वो तुरंत तैयार है और बिल्कुल ही निवृत्ति के मार्ग से हट करके, प्रवृत्ति के मार्ग से हट करके निवृत्ति के मार्ग को अपनाना चाहता है। मतलब समाना नहीं है, बाहर निकलने का प्रयास हर बार व्यक्ति ने ज्यादा करे। अष्टम भाव, यहाँ रिसर्च वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा प्रभावित होगा। गुणकारी और गूढ़ ज्ञान जो है वो कई बार व्यक्ति पाते पाते रह जाता है और कई बार वो पूरी नहीं कर पाता है। नवम भाव के अधिपति का 12वें में जाना, ये थोड़ी कमजोरीपन के साथ। दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना व्यक्ति की कुंडली को कई तरीके से बहिर्मुखी बना रहे हैं। जहां व्यक्ति को जब घर में रहना चाहिए वहां वो कई बार बाहर टहलते देखा जाता है और जहां व्यक्ति को जब घर में रहना चाहिए, मतलब काम का अतिरिक्त दबाव व्यक्ति को परेशान कर सकता है। अब यहां तक बात मैंने खत्म करी इसको। ये तो चलो एक सामान्य अध्ययन था। अब आपकी कुंडली में मैं नवमांश कुंडली को देखता हूं। यहाँ पे शुक्र बुध राहु के साथ बैठे हैं और जो भाग्य भाव के अधिपति होते हैं, मंगल यहाँ के अधिपति होकर के यहाँ भी 12 एकादशवें, यहाँ भी एकादशवें भाव से वर्गोत्तम और यहाँ पे मंगल 6 नंबर की राशि में। मंगल का दशमांश कुंडली में यहाँ पे जाना और यहाँ पे मंगल का वर्गोत्तम हो जाना, भाव से वर्गोत्तम। मैंने जो बात कही थी कि रक्त से संबंधित समस्या है वो वस्तुतः होगी, हाँ, पर इतनी बात जरूर है कि वो उस दौरान आपको साहस, ढाढ़स और बल भी देगी। एक बात और भी कहूंगा कि उस दौरान आपके जितने भी नुकसान हुए रहेंगे उसकी भरपाई भी मंगल स्वयं करवाते रहेंगे। ये बात भी होगी। आपके पास अगर कुछ नुकसान होगा तो उसका अलग से आपको एक्स्ट्रा मिल भी जाएगा। गुरु में शुक्र 24 से 26 तक रहेंगे, जिसकी दशा में व्यक्ति जो है वो अपने धन का और अपने जीवन में धर्म का पालन करता है और कई प्रकार के धार्मिक कृत्य करता है और उसके घर में धार्मिक कृत्य होते देखे जाते हैं। गुरु में सूर्य रहेंगे, यहाँ भी व्यक्ति अपने आप को निश्चित रूप से चिरंतन बनाना चाहेगा, कुछ ऐसे सामाजिक कृत्य कर देता है जो हमेशा ही उसके लिए उसको अमर कर जाते हैं। ऐसे करने का योग आपकी कुंडली में 2026 के 9वें महीने से 2027 के 7वें महीने तक हो सकता है। आपकी कुंडली में पर्यावरण से संबंधित, आपकी कुंडली में मृदा से संबंधित, आपकी कुंडली में जल से संबंधित क्षेत्रों में काम करने का योग बड़ा अच्छा है। अगर आपकी कुंडली एक ऐसे क्षेत्र में भेजी जाए जैसे जल का संरक्षण, क्योंकि कन्या राशि अब बुध 12वें, लग्न के अधिपति का 12वें जाना और जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति और धन भाव के अधिपति के साथ 12 जाना, इसका यह मतलब होता है कि व्यक्ति कुछ ऐसा कृत्य कर ले जिसके लिए वो समाज में विख्यात हो जाए। जैसे जल संरक्षण के मामले में आप कुछ ऐसे मुहिम चला सकती हैं जिसके लिए आपको आपके क्षेत्र के लोग आसानी से जान सकते हैं। ये आपकी कुंडली में उपस्थित है क्योंकि बुध से प्रभावित अगर जल का संरक्षण करने वाला कोई ग्रह है तो वो बुद्धि होता है। अब बुध के बारे में एक बार और भी आप लोगों से चर्चा करूंगा जो कि बृहद आकार में होगी। दशमांश कुंडली में अगर आप चाहें तो मैं अब आपको काम करने के लिए नहीं कहूंगा। नौकरी खत्म होने के बाद आप चुपचाप बैठ करके राम नाम लिया करिए और आपकी कुंडली अच्छी बनेगी। षडबल में सूर्य बड़े अच्छे बने हैं, चंद्रमा तो अच्छे नहीं, इस वजह से आपका मन कई बार विक्षिप्त या कमजोर या परेशान होता रहेगा। अब यहाँ रोक करके मैं आपको आपकी कुंडली के पंचांग से दर्शन करा देता हूँ। आपकी कुंडली में पंचांग जो बना है वो भाद्रपद माह में जन्मे होने से व्यक्ति बड़ा ही सुंदर और स्पष्ट होता है। उसके पास किसी भी तरीके का कोई छुपाव, दुराव या कपट नहीं होता, बिल्कुल नहीं। चपल चंचल चालाक होता है, अपने बारे में जानता है, पहचानता है, पर वो कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहता और किसी का गला काट करके अपने जेब को भरने की स्थिति में कभी भी नहीं होता। वो बिल्कुल स्पष्टवादिता से अपने धन को बिल्कुल सही तरीके से उसका नियमन और उसका खर्च करता है। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल और साहस कमजोर, लड़ने की ताकत कई बार कमजोर हो जाती है। शरद ऋतु में जन्मे के कारण आलस्य नहीं है, पर है
पर वो प्रकट नहीं होगा, है भी और नहीं भी है। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होते हैं। ऐसी अवस्था में कई बार किसी भी चीज को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, एक चीज पर टिक करके काम करना बड़ा मुश्किल होता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कई बार कमजोर होती है, बाहर के लोगों का दबाव कई बार काम कर जाता है। इस वजह से, क्योंकि सूर्य भी 12 में है, इस वजह से आप उसको ठीक से कर पाते हैं। अगर वो सूर्य खराब होते तो आपसे वो नहीं होता। आपकी कुंडली का जो प्रभाव है, जो भी काम आपको दिया जाएगा वो आप अच्छे तरीके से, सिद्धहस्त तरीके से करेंगे। और क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण आपके पास समाज को दिखाने का एक अलग चेहरा भी है। जब जिसको जैसे चेहरे की आवश्यकता होती है आप दिखा जाते हैं, पर थोड़े देर से। हो सके तो उसको और भी सामने से प्रकट कर दिया करिए। आपकी कुंडली धर्म के मामले में बहुत अच्छी है। आपकी कुंडली धन के मामले में ठीक ठाक है, इसको सरकारी लाभ मिलता रहेगा। दशम स्थान पे शनि की दृष्टि आपको नौकरी देने वाली बनी थी, और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि शनि पे अगर नहीं होती तो आपको नौकरी नहीं मिलती। ये दोनों ही सूत्र आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति वाली जो स्थिति बनेगी वो आपके पक्ष में आएगी। किसी भी प्रकार से दाम्पत्य का क्षेत्र अगर कभी कमजोर रहा है तो अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई स्थिति बनी होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठे हैं, और मंगल जैसे दशम भाव के अधिपति से पति पत्नी दोनों ही कई बार क्रियाविधि में लीन रहने वाले होते हैं, अपने अपने काम पे दोनों चले जाते हैं। ऐसी स्थितियां कई बार देखी जाती हैं। दशा आपकी कुंडली में वस्तुतः शनि की बहुत अच्छी जाएगी। गुरु वाली दशा जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे शुक्र के बाद सूर्य के बाद चंद्रमा मंगल, थोड़ी सी कमजोरी 2029 के 10वें महीने से 2032 के मार्च तक रहने वाली है। उसके पहले तक आपको सावधान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से निकलिए, आराम से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक वक्त वही गुरु में राहु वाली जो है वो आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए राहु जो बैठे हैं वो उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, और ये जन्म कुंडली में जो इस स्थिति में बैठे हैं वो शनि आपकी कुंडली में नीच का है। हालांकि वर्गोत्तम होकर के बली हो गया है इस कारण से, लेकिन आपकी कुंडली में वो राहु जिस अवस्था में 16 डिग्री के बैठे हैं वो आधा परिणाम करेंगे। मतलब ना तो बहुत ज्यादा अच्छे, ना तो बहुत ज्यादा बुरे। मतलब उनकी दशाओं में आपको थोड़ी बहुत परेशानियों से भी दो चार होना पड़ता है। संतान वगैरह का सुख इस कुंडली में दूरी से युक्त है, पर प्रेम बना रहेगा। बल के आधार पर आपकी कुंडली में शुक्र का बल है, कभी भी धन और ऐश्वर्य की और सुखों की कमी नहीं है। इस कुंडली में अनुभव, ज्ञान और परिपक्वता का, सहिष्णु होने का, ज्ञान से संपन्न होने का कोई योग ऐसा कमजोर होने वाला नहीं है। आपकी कुंडली में सूर्य 12 में है, कभी भी दंगा फसाद आदि इन सब चीजों पे आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आजकल भी दंगे होते रहते हैं। केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि अच्छा एक बात मैं आप तो दिल्ली की हैं, आपसे पूछता हूं, समझिएगा जरा सा, आप दिल्ली वाले लोग इतने, क्या कह सकते हैं उसको, जो फ्री में खाने के मुफ्तखोरी कब से आप लोगों को भाने लगी? अगर ऐसी बात है तो फिर दिल्ली को राजधानी हटा करके और किसी और जगह पे कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता तो मुफ्त की खाने वाली है। विचार करिए, मुफ्त की सरकार। आप लोगों को पता नहीं है कि मतलब केजरीवाल के आने के बाद, जी नहीं कहूंगा, केजरीवाल के आने के बाद किस तरीके से वहां का बजट गड़बड़ाया होगा, क्योंकि सारी चीजें तो मुफ्त में मिल रही है ना आप लोगों को। अगली बार सरकार बदल देना भाई जी, माता जी आपको भी बोल रहा हूं, ये सरकार ठीक नहीं है जो लोगों को मुफ्त में काम करने भी ना दे, और मुफ्त का बिजली दे दे, मुफ्त का पानी दे दे, सारी चीजें मुफ्त में, और वहां की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा कितनी खतरे में है। सोच के देखिए वहां पे कितनी स्थिति खराब हो रही है। दिल्ली की स्थिति इतनी खराब है कि पूछो ही मत। मुझे बड़ा डर लगता है, मेरे भी घर परिवार वाले वहां रहते हैं, मेरी बहन वहां रहती है, इस वजह से ये बात बोल रहा हूँ। तो आप लोग अगली बार सरकार चुनने से पहले 2 बार विचार जरूर कर लीजिएगा। आसपास के लोगों में ये बात जरूर ही होना चाहिए कि आपको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए, सुरक्षा या फिर मुफ्त का भोजन। मुफ्तखोरी की आदत आप लोगों को मत लगाइए। आप लोग पुरुषार्थ से युक्त क्षेत्र से आते हैं, वहां पे आक्रांताओं का सबसे पहला आक्रमण हो सकता है, जिसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि सुरक्षा आवश्यक है। मैं ये बात कह रहा हूं। बाकी की कुंडली के आधार पर आपकी कुंडली में गुरु का बल अच्छा है, शुक्र का बल अच्छा है, चंद्रमा का बल अच्छा है, मंगल का बल थोड़ा कमजोर होगा आपकी कुंडली में। ये सब चीजें मैं देख रहा हूं। दशाओं के आधार पर अगर बात कहूं तो राहु केतु शनि मंगल और सूर्य, राहु केतु शनि मंगल और सूर्य, इनकी स्थिति आपकी कुंडली में हमेशा ही मेहनत करवाने वाली होगी। पर बाकी गुरु, चंद्रमा, बुध और शुक्र की दशाएं आपके जीवन काल को संतुलन और शांति प्रदायक, शांति के साथ निकल जाने वाली होंगी। अब क्या बताऊं,
अब ये बता देता हूं कि कौन सा ग्रह कितने प्रतिशत के साथ आपको परिणाम करेगा, जिस भी भाव का अधिपति होगा। सूर्य आधा परिणाम करेंगे 50%, चंद्रमा 25, मंगल 50, आधा खराब आधा बुरा, मतलब बुरा करेंगे पर आधा बुरा करेंगे। बुध कमजोर, और कमजोर 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 का मतलब है गणेश जी की पूजा। और गुरु कमजोर है, वृद्ध हैं। शुक्र बिल्कुल कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा बल देने की आवश्यकता है, देवी कवच का पाठ करिए। शनि आपकी कुंडली के लिए 25% का परिणाम करेंगे। राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए 100% अच्छे परिणाम करने वाले होंगे, चाहे वो बुरे हों चाहे अच्छे। अगर वो बुरे भी देंगे तो भी आपको अच्छाइयां देके जाएंगे, ये बात मैं कह देता हूं। गुरु में राहु वाली बात फिर भी भूलिएगा मत, क्योंकि वो थोड़े से कमजोरी पैदा करने की स्थिति में जा रहे हैं। गुरु और राहु का संबंध षडाष्टक का बन रहा है ना, इस कारण से मैं ये कर रहा हूँ। और राहु वैसे भी जन्म कुंडली में मीन के बैठे हैं, इस कारण से। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में 12वें भाव की स्थिति पे और भी थोड़ी सी चर्चा कर दूं। वहां पे बहुत सारे ग्रह हैं और छठे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हैं। 12वें भाव में गुरु, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र ये सब बैठे हुए हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को पूजा पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ ये जरूर करना चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही कर लेना चाहिए। इस कार्यक्रम को फैला दीजिएगा, खास करके दिल्ली वासियों को। मैं समझता हूं कि मुझे अगर सबसे खराब अगर कहीं की सरकार लगी है तो 2 जगह की, और मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। सबसे पहले बंगाल। अगर आने वाले वक्त में भारत को कहीं से नुकसान का कोई खतरा है तो सबसे पहले बंगाल की शासिका, रजिया जिसको कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बंगाल की शासिका को पता भी नहीं है कि वो कितना बड़ा घात हमारे देश के साथ कर रही है। और दूसरे नंबर पे दिल्ली के केजरीवाल की सरकार, उसको पता नहीं कि उसने कितना बड़ा धोखा हम लोगों को दिया है। ये दोनों ही चीजें मैं सामने से कह रहा हूँ, इसके लिए मैं बिल्कुल सामने से जिम्मेदार, क्योंकि ये निश्चित रूप से गलत हो रहा है, अच्छा नहीं है। वहाँ पे जो स्थिति अभी की बनी है, चाहे अब जो मुफ्तखोरी की बात वहाँ के लोगों के लिए चली है, बंगाल की स्थिति जहाँ करके आप देख लीजिए, वहाँ के बारे में मैं बिल्कुल लोगों से बात करता हूँ तो बड़े लोग वहाँ के दुखी हैं और बड़े लोग वहाँ पे कष्ट में कहते हैं कई बार कि पंडित जी यहाँ पे बहुत हालत खराब है। तो ये स्थिति विचार करने वाली है। हम देश के नागरिक हैं, इस वजह से ये बात सामने से प्रकट होकर के सामने से बोल सकते हैं, जिम्मेदारी। गीता जी के 11वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? भगवान ने नहीं, यहाँ पे अर्जुन ने अब अपनी इच्छा प्रकट की है। हे योगेश्वर, अगर आप उस स्वरूप को दिखा सकते हैं जिसमें हर एक कण आप में विद्यमान है और हर एक कण में आप विद्यमान हैं, तो मुझे निसंदेह वो निसंकोच होकर के मुझे अपने कृपा का पात्र बना करके मुझे वो दर्शन करा दीजिए, मुझे उस स्वरूप का दर्शन करा दीजिए। यहाँ पे अर्जुन ने उनसे विनती करी है। अब यहाँ पे भगवान उनको अपना विराट स्वरूप दिखाने वाले हैं, जहाँ पे परमात्मा प्रकृति के प्रत्येक कण में ठीक उसी तरीके से विद्यमान है जैसे वो उसी के द्वारा बनाया गया है, और वो खुद वो उपस्थित होता है, क्योंकि वही बनता है और वही बिगाड़ता है, वही बिगाड़ता है और वही स्वयं बन जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।